बुगाटी सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये कामयाबी, जुनून और अलमिया की एक हैरान कुन कहानी है। इस कहानी को समझने के लिए हमें आज से तकरीबन एक सदी पीछे जर्मनी के एक छोटे से तहखाने में जाना होगा, जहां एक नौजवान इंजीनियर एटोरे बुगाटी अपनी पहली कार पर काम कर रहा था। जब उसने अपनी गाड़ी मुकम्मल की तो उसने एक बड़ा फैसला किया, नौकरी छोड़ दी और फ्रांस में बुगाटी की बुनियाद रख दी। अगले चंद सालों में बुगाटी ने ऐसी तेज, शानदार और लग्जरी कारें बनाई जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया, और एटोरे अपने वक्त के अजीम तरीन इंजीनियर्स में शुमार होने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद ही लम्हों में ये सब कुछ छिन गया और एटोरे को अपनी ही कंपनी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे बुगाटी के नाकाबिल यकीन अरूज, दर्दनाक ज़वाल और फिर एक शानदार वापसी की कहानी, जिसने बुगाटी को दुनिया का सबसे महंगा और ताकतवर हाइपर कार ब्रांड्स बना दिया। एटोरे बुगाटी 15 सितंबर 1881 को मिलान, इटली में पैदा हुए। उनका खानदान आम नहीं था। उनके वालिद कार्लो बुगाटी एक मशहूर फर्नीचर और ज्वेलर डिज़ाइनर थे, और दादा एक मारूफ मुअम्मार और मुजस्समा साज थे। ये फ़न और तख्लीकी सलाहियत उनके खून में शामिल थी, और उनके छोटे भाई रेम्ब्रेंट में भी ये नुमायाँ थी। रेम्ब्रेंट सिर्फ 3 साल छोटे थे, लेकिन पहले ही काबिल मुजस्समा साज बन चुके थे। कुछ मौर्रखीन का मानना है कि शायद रेम्ब्रेंट की बर्तरी की वजह से एटोरे ने मुजस्समा साजी नहीं अपनाई, लेकिन ये आर्टिस्टिक विरासत एक अलग अंदाज में बाहर निकलने वाली थी। छोटी उम्र ही से एटोरे एक फितरी इंजीनियर थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक टूटा हुआ ट्राई साइकिल बिल्कुल ठीक कर दिया, और वालिद ने फौरन पहचान लिया कि उनका बेटा कुछ खास है। कार्लो ने उसकी हौसला अफजाई की कि वो प्रेनिटी एंड स्ट्रेची फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप करें, जो उस वक्त सेविंग मशीन्स और बाइसाइकिल्स बनाने के लिए मशहूर थी। एटोरे ने 17 साल की उम्र में शामिल होकर अपनी नई दुनिया में कदम रखा। सिर्फ 1 साल बाद एटोरे ने पेरिस से बोर्डो की रेस के लिए अपनी पहली मोटराइज्ड ट्राई साइकिल तैयार की, जो 2 डियोन इंजन से चलती थी। ये फैक्ट्री में काम करना सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एटोरे के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलने वाला लम्हा था, जहां उन्होंने मैकेनिकल डिजाइन, रफ्तार और ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में अपना तख्लीकी मकसद तलाश किया। और यही वो लम्हा था जब एटोरे ने अपना मकसद पा लिया, और आने वाला वक्त उनकी नाकाबिल यकीन कहानी देखने वाला था। साल 1900 में सिर्फ 19 साल की उम्र में एटोरे बुगाटी ने प्रेनिटी को छोड़ दिया और अपने ख्वाबों की कार बनाने के लिए निकल पड़े। वो फितरत से कमाल पसंद थे। कार के हर इंजन, चेसिस और बॉडी पार्ट्स की हर छोटी तफसील पर ध्यान देते। हर पुर्जा, हर पेच, हर डिजाइन उनकी निगरानी के बगैर तैयार नहीं होता, और ये आदत उनकी जिंदगी भर कायम रही। एटोरे ना सिर्फ बहुत दुरुस्त डिजाइन बनाते, बल्कि उसके कुछ डिजाइन ऐसे भी थे कि उस वक्त के सबसे बड़े इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते। उनकी महारत ने बलाकर डीडीआर कंपनी की तवज्जो हासिल की, जिसके कारखाने फ्रांस और जर्मनी दोनों में थे। यहाँ एटोरे को गाड़ियाँ डिज़ाइन करने और तैयार करने के लिए रखा गया, और सिर्फ 19 साल की उम्र में ही उसे अपना पहला पेशा मुआहिदा हासिल हुआ। एटोरे को मिलान से जर्मनी के कस्बे नेदरलैंड जाना पड़ा, जहाँ उसने कई साल अपने हुनर को निखारने, गाड़ियाँ बनाने और रेस में हिस्सा लेने में गुजारे। 1903 में उसने अपनी दूसरी कार तैयार की, लेकिन ये रेस में शामिल न हो सकी। एटोरे ने गाड़ी का चेसिस और इंजन नीचे रखा ताकि मरकज शकल और एरोडायनामिक्स बेहतर रहे, जबकि बाकी सबने ये अजीब समझा। लेकिन यही अंदाज बाद में तमाम रेस कारों में मामूल बन गया। 1906 में एटोरे ने फैसला किया कि डीडीआर कंपनी छोड़ने का वक्त आ गया है। उस वक्त की गाड़ियां महंगी थीं और आम लोग खरीद नहीं सकते थे। ज़्यादातर अमीर लोगों रेस के लिए इस्तेमाल होती थी। 1907 में उसने बारबरा जस्पीरा मशीरा से मुलाकात की, जो बाद में उनकी बीवी बनी। इसी साल उसने कोलोन, जर्मनी में पेट्रोल इंजन बनाने वाली कंपनी डायराक के साथ मुआहिदा किया और बड़े भारी ड्यूटी वाले इंजन बनाए। लेकिन एटोरे के ख्यालात कुछ और ही थे। वो चाहते थे कि एक छोटी, हल्की और तेज़ कार बनाई जाए जो बड़ी और भारी गाड़ियों को पीछे छोड़ दे। और इस ख्याल को हकीकत बनाने के लिए वो अपने घर के तहखाने में काम करने लगा, और यही वो कार थी जिसका नाम रखा गया बुगाटी टाइप 10। और यहीं से शुरू हुई बुगाटी की अजीम कहानी। बुगाटी टाइप 10 1909 में मुकम्मल हुई, और ये एक छोटी मगर शानदार गाड़ी थी, जिसमें 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन था और वजन तकरीबन 365 kg था। 2 सीटों वाली ये गाड़ी 80 किलोमीटर फी घंटा की टॉप स्पीड तक जा सकती थी, और ये उस वक्त एक नाकाबिल यकीन कारनामा था। एटोरे ने अपनी नौकरी छोड़ दी और नई कार लेकर मुल्क शायम अल्सातिया के कस्बे पहुंच गए, और ये उसके लिए एक नया सफर था। और उसने रेसिंग मुकाबलों को अपनी कारों की ताकत दिखाने का प्लेटफॉर्म बनाया, और एक बड़े हुजूम के सामने अपनी गाड़ी की कारकर्दगी दिखाना एटोरे की मकबूलियत और शोहरत को बढ़ाने का सबब बना, और ये आजकल इंडस्ट्री में एक आम तरीका बन गया। 1909 बुगाटी के लिए एक तारीखी साल था। टाइप 10 मुकम्मल हुई, अपनी कंपनी कायम की, और सबसे बड़ी खुशी, पहला बेटा जैन बुगाटी पैदा हुआ। टाइप 10 अपनी शानदार कारकर्दगी के बावजूद भी मजीद बेहतर बनाने की गुंजाइश रखती थी। यही डिज़ाइन बाद में टाइप 13 का प्रोटोटाइप बन गया। टाइप 13 में नए लेफर,
एक्स अंडरवार 4 स्प्रिंग्स और 16 वालो सिलेंडर हेड डिजाइन शामिल किए गए, जो सिर्फ 300 किलोग्राम चेसिस में 30 हार्स पावर पैदा कर सकते थे। बुगाटी और उसकी कार ने 1911 के फ्रांसीसी ग्रां प्री में दूसरा मुकाम हासिल किया और ये कामयाबी अटोरी को दुनिया के बेहतरीन कार डिजाइनर में शामिल कर गई। अटोरी ने इसी बुनियाद पर टाइप 23 और दीगर मॉडल्स पर काम जारी रखा, लेकिन फिर पूरी दुनिया रुक गई और पहली जंग अजीम ने कारों की तैयारी रोक दी। जंग के 1.5 साल तक जारी रहने के बाद अटोरी के पास चारा नहीं था सवाए मिलान और फिर पेरिस वापस जाने के। वहाँ 1915 से 1916 के दरमियान उसने ग्यूटेसन साई के साथ काम किया और एक ड्रामाई U16 इंजन डिजाइन किया, 2 सीधी लाइन वाले इंजन जो एक क्रेनिक केस शेयर करते थे। अगरचे U16 इंजन खुद खास कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसने अटोरी और डेविस हेडबर्ग दोनों भाइयों को ओवरहेड केम और सीधे 8 इंजन बनाने के लिए एक नया मेयार फराहम किया। जंग खत्म होने के बाद अटोरी वापस मलशियान आए, जो अब फ्रांसीसी इलाका बन चुका था, और उन्होंने हल्की फुल्की स्पोर्ट्स कारें बनाना दोबारा शुरू की। उसे टाइप 13 के साथ शानदार कामयाबी मिली और मल्टी वालो इंजन ने इस कार को नाकाबिल यकीन ताकत और रफ्तार दी और 1920 में लेमन रेस में फतह दिलाई। 1921 में बरोशिया में मजीद कामयाबी हासिल हुई और ये कार जल्द ही बुगाटी टाइप 13 बरोशिया के नाम से मशहूर होने लगी। ये जीत का सिलसिला 1925 तक जारी रहा और इस वक्त तक टाइप 13 ने 400 से ज्यादा रेसें जीती। टाइप 13 बरोशिया 1926 तक 2000 प्रोटोटाइप बन चुकी थी, जो उसे अब तक की सबसे कामयाब बुगाटी कारों में शामिल करती हैं। 1924 में अटोरी ने अपनी टाइप 35 को लियोन ग्रां प्री में पेश किया और ये कार फौरन बुगाटी का सबसे कामयाब रेसिंग मॉडल बन गई, जिसने अपनी जिंदगी में 1000 से ज्यादा रेसें जीती। 1930 की दहाई तक बुगाटी की रेसिंग कामयाबियां जारी रही, खास तौर पर 1937 और 1939 में लेमन 24 घंटे की 2 शानदार जीते। अब अटोरी और उसके बेटे जेन बुगाटी ने फैसला किया कि वो लग्जरी कारों के कारोबार में जाएं। उन्होंने मिलकर काम किया और 1926 तक बुगाटी की पहली लग्जरी कार टाइप 41 बुगाटी रॉयल तैयार हुई। ये कार ना सिर्फ शानदार थी बल्कि अटोरी की टेक्निकल महारत और विजन का शाहकार थी। दुनिया की सबसे लंबी और लग्जरी कार टाइप 41 सिर्फ इंतहाई मुंतखब क्लाइंट्स के लिए थी, जैसे बादशाह और शराफिया, और यही वजह है कि इसे बुगाटी रॉयल के नाम से जाना गया। लेकिन जैसे ही रॉयल ने बुगाटी की शोहरत बढ़ाई, दुनिया की मईशत में आने वाली बड़ी तब्दीली ने जल्द ही अटोरी की कंपनी को चैलेंज देना शुरू कर दिया। रॉयल के आगाज के सिर्फ 3 साल बाद दुनिया ने जबरदस्त मुआशी बहरान देखा। अमेरिका में अजीम अफसरदगी आई जिसने बुगाटी की फिरोख्त को शदीद नुकसान पहुंचाया। एक वक्त में कामयाब कंपनी दिवालिया होने के करीब थी और फिर 1930 की दहाई के वस्त में जब हालात बदतरीन हो गए थे, फ्रांसीसी हुकूमत ने बुगाटी से रब्ता किया ताकि वो अपने प्लांट्स के लिए रेल कारें डिज़ाइन करे। दिवालिया होने के करीब बुगाटी ने ये मौका कबूल किया और 80 कामयाब रेल कारें डिज़ाइन की, जिसने न सिर्फ कंपनी को बहरान से निकाला बल्कि कंपनी को बचा लिया। लेकिन जैसे ही हालात बेहतर हुए, मोल्शियम के प्लांट में मजदूर हड़ताल कर गए और ज़्यादा उजरत और बेहतर काम के हालात का मुतालबा किया। शुरू में अटोरी ने इनकार किया, लेकिन आखिरकार मजदूरों के मुतालबात को तस्लीम करना पड़ा। इसके नतीजे में कारकुनों और मालिक के दरमियान एतमाद की खलीज पैदा हुई जो कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म न हो सकी। सालों के दौरान अटोरी बुगाटी ने अपना नाम दुनिया के सबसे बड़े मैकेनिकल डिज़ाइनर्स में शामिल कर लिया और उसने कश्तियों, हवाई जहाज़ के इंजन और स्पीड ट्रेनें तैयार की जो 100 माइल फी घंटा से ज़्यादा चल सकती थी। और सबसे बड़ी ताकत उसके बेटे जैन बुगाटी की शक्ल में सामने आई, एक शानदार इंजीनियर जो अपने वालिद का परफेक्ट जानशीन था। जैन के ज़ेरे क़यादत बुगाटी ने नए मॉडल्स बनाए जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। अटलांटे क्वेश्चन, मैजेस्टिक, रॉयल और टाइप 57। ये गाड़ियाँ ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि 1937 और 1939 में लेमन 24 घंटे के रेस में फतह भी हासिल की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है, और बिल्कुल ऐसा ही अटोरी के साथ भी हुआ। जून 1939 में बुगाटी ने टाइप 57 टैंक के साथ लेमन जीता और ये उसकी 4 सालों में दूसरी फतह थी। 2 माह बाद जैन बुगाटी ने गाड़ी का रोड टेस्ट किया, लेकिन अचानक एक पुरअसरार साइकिल सवार सामने आ गया। जैन ने बचने की कोशिश में गाड़ी एक तरफ मोड़ी, लेकिन गाड़ी दरख्त से जा टकराई। जैन की मौके पर ही मौत हो गई। ये खबर अटोरी के लिए एक तबाहकुन सदमा थी। उसका छोटा भाई रेम्ब्रेंट पहले ही खुदकुशी कर चुका था और अब उसने अपना पसंदीदा बेटा भी खो दिया था और हालात इससे भी खराब होने वाले थे। जर्मन फौज ने अल्जास पर कब्जा कर लिया। बुगाटी ने कुछ मशीनरी बोर्डो मुंतकिल कर दी, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। जर्मनों ने उसे अपनी फौज के लिए टारपेडो और कारें बनाने का कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। कंपनी भारी कर्ज में थी और बुगाटी ने कम कीमत में कंपनी और मशीनरी फरोख्त कर दी, सिर्फ आधी कीमत पर।
وہ اپنے خاندان کے ساتھ پیرس بھاگ گئے اور ہوائی جہاز کے انجن اور ٹارپیڈو کشتیوں کے ڈیزائن میں اپنے درد کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ اگرچہ وہ زیادہ تر فرانس میں رہا، لیکن وہ ہمیشہ اطالوی رہا اور کبھی فرانسیسی شہریت نہیں لی۔ جنگ کے بعد فرانس نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور اسے جرمن قابضین کے ساتھ تعاون کا الزام دیا گیا۔ 1944 میں ان کی بیوی باربرا کا انتقال ہوا اور بوگاٹی زندگی کے نچلے ترین مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے آخری بار مولشیم کا دورہ کیا، جہاں ان کی فیکٹری کھنڈرات میں بدل چکی تھی اور حویلی ویران پڑی تھی۔ صحت مسلسل خراب ہونے لگی، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارے۔ اس نے فرانسیسی شہریت کے لیے درخواست دی تاکہ اپنے حق واپس لے سکے۔ آخرکار 1947 میں 66 سال کی عمر میں اٹوری بوگاٹی کی صحت انتہائی خراب ہو گئی۔ پھیپھڑوں کی بیماری اور فالج نے ان کا جسم مفلوج کر دیا۔ کمپنی بحال ہوئی اور مال واپس آیا، لیکن اٹوری اس خوشخبری کو محسوس کرنے کے قابل نہیں رہے۔ کمپنی کی بحالی کے صرف 10 دن بعد اٹوری بوگاٹی کا انتقال ہو گیا۔ زندہ بچ جانے والے خاندان کے افراد کاروں کی پیداوار جاری نہیں رکھ سکے اور بوگاٹی پلانٹ کئی سالوں تک ویران رہا۔ بوگاٹی کمپنی نے 1980 کی دہائی تک کسی نئی کار کا خواب پورا نہیں کیا۔ تب ایک اطالوی کاروباری شخصیت رومانی آرٹیولی نے 1987 میں کمپنی خرید لی اور بوگاٹی برانڈز کو دنیا کے سامنے دوبارہ زندہ کیا۔ صرف 5 سال بعد بوگاٹی EV 110 متعارف کرائی گئی۔ یہ کار 213 مائل فی گھنٹہ کی ٹاپ سپیڈ تک جا سکتی تھی اور دیکھنے میں بھی لاجواب اور شاندار تھی۔ دنیا اس کی طاقت اور خوبصورتی سے حیران رہ گئی، لیکن بدقسمتی سے 1995 میں کمپنی دوبارہ دیوالیہ ہو گئی اور صرف 139 یونٹس بن سکے۔ پھر 1998 میں وولکس ویگن نے بوگاٹی برانڈز حاصل کیا اور اسے ایک بار پھر دنیا کے سامنے سب سے شاندار سپر کار برانڈز کے طور پر متعارف کرایا۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں کمپنی نے کئی تصوراتی کاریں دکھائیں اور چند سال بعد 2005 میں بوگاٹی وائرن عوام کے لیے ریلیز ہوئی۔ یہ کار 254 مائل فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچی اور سڑک پر چلنے والی سب سے تیز پروڈکشن کار کا ریکارڈ توڑ دیا۔ 2015 میں وائرون کی جگہ بوگاٹی کائرون نے لی اور 2019 میں کائرون نے 305 مائل فی گھنٹہ کی رفتار سے نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ یہ ہے بوگاٹی کی کہانی، ایک شخص کا خواب جو اپنی موت کے بعد بھی دہائیوں تک زندہ رہا۔